हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम फिर देख रहे हैं हमारी +1 की फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल। सबसे पहले मैं स्टोचियोमेट्री के करवाऊंगा बेटा। स्टोचियोमेट्री के बाद लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट के बाद हम देखेंगे रिएक्शन इन सॉल्यूशन, यानी कि मोलरिटी मोलालिटी, और फिर थोड़े बहुत देखेंगे मोल कंसेप्ट। धीरे धीरे सभी न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। एक न्यूमेरिकल आपके ऊपर ये रहा बोर्ड पे, देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस। कितना H2O बनेगा बाय द कंबसन, हमें जलाना है। किसको जलाना है? 20 ग्राम मीथेन दिया हुआ बेटा। क्या दिया हुआ है? 20 ग्राम मीथेन दिया हुआ है। अगर उसको आप कंबसन करो, जलाओगे, तो वाटर तो बनेगा, लेकिन कितना बनेगा ये कह रहा है। सबसे पहले बेटा ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो उसकी इक्वेशन बनानी आपको आने चाहिए। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। जलाने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन, आप इसको O2 दो। पहले बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो कार्बन तो ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनाएगा बेटा? CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनाएगा? H2O। क्या बनाएगा बेटा? H2O। बैलेंस करो, यहां पे हाइड्रोजन 4 है, यहां पे 2 है, तो ये मैंने कितने ले लिए? 2 हो गया बेटा इतना। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ये रहे, 4, तो आप इनको भी 4 करो। कैसे कर दिया? 2O2। ये बोलो बेटा इक्वेशन बनानी आ गई या नहीं आ गई? आपको इक्वेशन बनानी आएगी तभी आप ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। अब आगे ध्यान से सुनिए, इसने कहा ये 20 ग्राम मीथेन है, ये 20 ग्राम। आपको वाटर कितना बनेगा ये निकालना। अब यहां से ध्यान से देखो, एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं है यहां पे, क्योंकि जो दिया हुआ है वही इसका मतलब आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। इसी को देख के आपको वाटर बनाना है, कितना बनेगा ये निकालना है। अगर दोनों दिए होते ही तो आप पहले लिमिटिंग रिएजेंट का पता करते, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हमें बताता प्रोडक्ट कितना बनता है। अरे अब आपके पास एक ही रिएक्टेंट गिवन है, इट मींस यही लिमिटिंग रिएजेंट है, यही सभी कुछ है, यही आपका बताएगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो कितना वाटर बनता है ध्यान से देखिएगा। आपको ये कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम जो दिया हुआ है उसको 1 मिनट के लिए साइड में रख दो। अब आप देखिएगा बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है। स्टोचियोमेट्री जब करवाई तो बताया था ये कितना बेटा, इसका 1 मोल है बैलेंस में। वाटर के कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 मोल, यानी कि CH4 का 1 मोल कितने बना रहा है? H2O के 2 मोल्स बना रहा है। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? इतना कह सकता हूं मैं, इतना। CH4 यानी कि मीथेन का 1 मोल वाटर के कितने मोल्स बना रहा है? 2। इन मोल्स को ना लेके इनको ग्राम में ले लो। CH4 का 1 मोल काउंट कर लो। कैसे काउंट करते हैं? इसका मोलर मास, इसका 12, हाइड्रोजन का 1 का 1, 4 का कितना होगा? 4, तो कितने ग्राम? यानी कि 16 ग्राम मीथेन। और वाटर का 1 मोल कितना होता बेटा? आपको पता है, 12 18, 2 मोल कितने के बराबर हो गए? 36। अगर आप भूल जाते हो ना बेटा तो याद कैसे रखना है। अब 2H2 है, यानी कि 4 हाइड्रोजन का 4, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, कितना हो गया? 36 ग्राम। तो आप देखिएगा जब आप 16 ग्राम मीथेन लोगे तो आपका H2O कितना बनेगा बेटा? 36 ग्राम। कितना बनेगा? अगर मैं 1 ग्राम मीथेन लूं तो आपका जो H2O वो कितना बनेगा? 36 डिवाइड में कौन आ जाएगा? 16। कौन आ जाएगा बेटा? 16। अब और ध्यान से सुनिएगा, जब मैं CH4 का 1 ग्राम नहीं, अब दिया हुआ कितना है, अगर CH4 का 20 ग्राम लूं, कितना लूं बेटा? 20 ग्राम लूंगा तो मेरा वाटर कितना बनेगा? ये 20 कहां पे चला जाएगा बेटा? ऊपर मल्टीप्लाई में। हो गया बेटा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो भी कुछ आएगा देखते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। कितना आ गया बेटा? 45 ग्राम। कितना बनेगा बेटा? 45 ग्राम। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? अरे पहले बैलेंस इक्वेशन लिख ली। बैलेंस इक्वेशन से मैंने देखा इसका 1 मोल, वाटर के 2 मोल बना रहा है, क्योंकि मुझे इसका यूज करना है और वाटर पता करना कितना बनाना है। इसका 1 मोल 16 ग्राम, इसके 2 मोल 36 ग्राम। तो मैं ये कह सकता हूं 16 ग्राम मीथेन 36 ग्राम वाटर बनाएगा। 1 ग्राम 36 डिवाइड बाई 16 और 20 ग्राम मल्टीप्लाई में 20, कितना आ गया बेटा? 45 ग्राम। कितना आ गया? 45 ग्राम। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? अरे हो गया या नहीं हो गया? अब आगे और देखिएगा एक और न्यूमेरिकल। तो बेटा देखिएगा एक और न्यूमेरिकल आपके पास ये है। अब ध्यान से देखिएगा इस न्यूमेरिकल को भी, ये भी आपको स्टोचियोमेट्री से ही रिलेटेड है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है बेटा, ध्यान से देखिए। ये कह रहा हाउ मैनी मोल्स
ऑफ मीथेन, किसके मोल्स निकालने हैं? मीथेन के, ठीक है। आर रिक्वायर्ड, हमें जरूरत है, टू प्रोड्यूस, हमें क्या बनाना है? 22 ग्राम CO2, किसका यूज करके? आपको CH4 का, मीथेन का यूज करके बेटा बनाना क्या है? CO2 बनाना है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर कंबसन, इसका मतलब हमें CH4 का क्या करना है? कंबसन। कंबसन का मतलब जलाना। अरे अभी अभी इक्वेशन लिखी थी, बैलेंस यही बनाया था ना बेटा आपने, 2H2O। बोलो बेटा इसमें कोई डाउट है? ये इक्वेशन आपके पीछे वाले न्यूमेरिकल से मैच हो रही है, ये आपने बना लिया। अब ये कह रहा है CO2 आपको कितना बनाना है? 22 ग्राम। अगर इसका 22 ग्राम बनाना तो इसके कितने मोल्स लेने हैं? इसके मोल्स आपको कैलकुलेट करने बेटा, मोल्स बाद में बना लेंगे, पहले इसका मास निकालो भी, कितना मास इसका ले ताकि 22 ग्राम CO2 बन जाए। अब की बार देखो, प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट पूछ लिया बेटा, पूछ लिया ना, तो उल्टा ही लिखो, CO2 का यूज करके आपको CH4 की वैल्यू निकालनी, यही निकालनी है। अरे CO2 कितना है? 1 मोल, CH4 भी कितना है? 1 मोल बना। इक्वेशन बैलेंस हमें यही कर रही है, CO2 का 1 मोल, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 16 32, कितने ग्राम के इक्वल होगा? 44 ग्राम CO2, और CH4 का 1 मोल, कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4, कितना ग्राम के इक्वल हो गया? 16 ग्राम। यानी कि जब आप 44 ग्राम CO2 लोगे तो आपका CH4 कितना बनेगा बेटा? 16 ग्राम। इसका 1 ग्राम CO2 लोगे तो कितना आ जाएगा आपका CH4? 16 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 44। और आपका CO2 है कितना बेटा? ध्यान से देखिएगा, आपका CO2 है 22 ग्राम। अगर ये 22 ग्राम लेंगे तो कितना बनेगा? मल्टीप्लाई 22, कैंसिल बेटा 2, ये भी कैंसिल, कितना आ गया? 8 ग्राम। कितना आ गया बेटा? तो मुझे CH4 कितना चाहिए? 8 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए बेटा? 8 ग्राम। इसको किस में चेंज कर लो? मोल्स में। कैसे? इसका मास आया 8 ग्राम, मोल्स बनाने का फॉर्मूला, मास बाई इसका मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होता है बेटा? 16 कर दिया, कितने मोल्स आ गए बेटा? 0.1 मोल्स। कितने आ गए बेटा? अरे समझ आया या नहीं आया? ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं, वही लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, इसी के साथ आगे सॉल्यूशन, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। आगे देखिएगा थर्ड न्यूमेरिकल। हाँ तो बेटा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आपका थर्ड न्यूमेरिकल देखिएगा, आपके सामने ये है थर्ड न्यूमेरिकल। हम कौन से न्यूमेरिकल कर रहे थे? मैंने बताया तुम्हें स्टोसियोमेट्रिक और लिमिटिंग रिएजेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन सभी रैंडम न्यूमेरिकल को मैं आपको फर्स्ट यूनिट के करवा रहा हूं। फिर भी मैं टॉपिक बताते जा रहा हूं। इससे पहले 2 न्यूमेरिकल हमने स्टोसियोमेट्री पे कर लिए हैं, अब हम करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले कहा इसमें ये रिएक्शन हो रही है, ए और बी, इनके बीच में ये रिएक्शन हुई है, और ये B2 बैलेंस है बेटा। अच्छे से देखो, एक यहां पे है, इधर भी है, यहां पे B2 1 है, यहां पे B2 1 है, बैलेंस है या नहीं है बेटा? अब अच्छे से मुझे ये बताओ, ए जो है वहां, यहां पे क्या है? एटम है। क्या है बेटा? एटम। क्यों? क्योंकि सिंगल है। B2 यहां पे क्या है बेटा? B2 2 पार्टिकल B के इकट्ठा हुआ, इसका मतलब ये क्या है यहाँ बेटे? मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये क्या है? मॉलिक्यूल। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? AB2। क्या बना रहे हैं? AB2 बना रहे हैं। तो इसके तो एटम यूज हो रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। ये बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है मुझे पहले यही बताओ। ये बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है मुझे बताओ। ये कह रही है इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, और इसका बन कितना रहा? इसका भी 1 मोल। कहने का मतलब जब आप ए एटम का 1 मोल लोगे तो वो B2 के मॉलिक्यूल का 1 मोल यूज करेगा, और AB2 जो बनेगा वो भी कितना बनेगा बेटा? 1 मोल बनेगा। कितना बनेगा? 1 मोल। इसका 1 मोल लेंगे। अब आप कहोगे सर इनका मोलर मास, अरे मोलर मास नहीं, मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताई थी तुम्हें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल यूज हो रहा है, इसका भी कितना बन रहा है? 1 मोल। या फिर मैंने बताया था अगर मोल की टर्म में नहीं लेते हो, एटम या मॉलिक्यूल्स की टर्म में लोगे, तो इसका 1 एटम और इसका क्या है? 1 मॉलिक्यूल, और आपके पास इसका भी कितना बन रहा है बेटा? 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। बोलो बेटा ये बताया था या नहीं बताया था? सब कुछ मोल के टर्म में देखना है तो आगे वाले टर्म को, आगे वाले वर्ड को मोल मान लो, जिसको मैंने स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताया था। अगर आप एटम या मॉलिक्यूल के टर्म में देख रहे हो तो ये एटम है, ये 1 मॉलिक्यूल है तो इसका 1 मॉलिक्यूल है, ये 1 मॉलिक्यूल है तो इसका भी क्या है? 1 मॉलिक्यूल है। ये बेटा आपके पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स के टर्म में ये बैलेंस इक्वेशन ये कह रही है या नहीं कह रही है? अब आइएगा अपने टॉपिक
टॉपिक पे क्या कह रहा है, इसने कहा हमने ए एटम्स के 300 लिए हैं। कितने एटम्स लिए हैं? ए के 300 एटम्स लिए हैं, बी के 200 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इन दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं। जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है आपको ये बताना है। इनका मतलब समझ में आ गया बेटा? इनको हटा दो फिर रफ कर दो। अरे इनका मतलब समझ आया ही नहीं आया? जो आगे का वर्ड है उसको अगर मोल मान के चलोगे तो ए का 1 मोल, B2 का 1 मोल, AB2 का 1 मोल, इसका 1 मोल बन रहा है, इसका 1 मोल यूज हो रहा है, इसका भी 1 मोल क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। अगर मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में देखूंगा तो इसका 1 एटम, क्यों? क्योंकि 1 एटम है। इसका 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल है, तो इसका भी 1 मॉलिक्यूल। इसका 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, इसका 1 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है और इसका 1 एटम क्या हो रहा है बेटा? यूज हो रहा है। अब आप देखिएगा, अगर आपको ये पता चल गया तो हटा दो इसको, वैसे आप रख लेना, मैं तो यहां पे स्पेस नहीं है। अब आइएगा, आप आगे आपके पास क्या है? अब जो गिवन है वो कंडीशन आ जाओ। गिवन क्या क्या है? इसके 300 एटम्स है। कितने एटम्स गिवन है बेटा? 300 एटम्स और इसके 200 मॉलिक्यूल्स हैं। इसके 200 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब ये क्या कह रहा है सुनिएगा जरा, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। जब मैंने लिमिटिंग रिएजेंट करवाया था तो उस पे 1-2 न्यूमेरिकल करवाए थे या नहीं करवाए थे? पहले बेटा आप 2 रिएक्टेंट है तो उनमें से एक को एक बार में चेक कर सकते हो। मैं पहले B2 को चेक कर रहा हूं, B2 को चेक कर रहा हूं, ये लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। जिसको चेक करोगे मैंने बता रखा उसको किधर लिखते हैं? राइट हैंड साइड में। यूज किसका होगा? ए का यूज करना पड़ेगा। एक रिएक्टेंट का यूज करके आप दूसरे रिएक्टेंट का ये पता करोगे वो लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। तो मैं ए का यूज करके B2 को चेक कर रहा हूं ये लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। अब आप देखते जाइएगा, इसके जो गिवन है उनको सबसे लास्ट में देखा जाएगा, ए के जो गिवन है उनको भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड कंडीशन देखो। स्टैंडर्ड क्या कहती है? ये जो गिवन कंडीशन है ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में दी हुई है। जो दी हुई है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में। तो आप बैलेंस इक्वेशन की जो आप निकालते हो ना, बैलेंस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में ही लोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो दिया हुआ है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में ही दिया हुआ है। इसलिए क्या कर रहा है, जब ए का 1 एटम यूज होगा तो उस टाइम पे B2 का कितना मॉलिक्यूल यूज होगा? 1 मॉलिक्यूल। इसका 1 एटम जब यूज होगा तो B का कितना मॉलिक्यूल यूज होगा? 1। इतना लिख सकता हूं। अब इसका 1 एटम जब यूज होगा तो B2 का क्या आ जाएगा? 1/1। ये डिवाइड में आता है, इतना ही मॉलिक्यूल्स यूज होगा। लेकिन अब ए का दिया हुआ कितना है? मैं बार बार बता रहा हूं, हमेशा जो गिवन होता है ना, जिसका यूज करके आप लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर रहे हो उसको तीसरी लाइन में लेके आओ। 300 एटम्स अगर मैं ए के लूं तो मुझे B2 के कितने चाहिए? ये 300 कहां पे चला जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में। तो मुझे कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए? 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 चाहिए। इतनी मुझे रिक्वायरमेंट है, मस्ट है, ये जरूरी है। लेकिन ये जो आंसर आया है मैं बार बार बताता था तुम्हें, इसकी कंपैरिजन दिया हुआ B2 के मॉलिक्यूल्स दिए हुए 200, हमें चाहिए 300। तो इसका मतलब बेटा आपको चाहिए, यानी कि आपको रोटी खानी है 300 और है 200, इसका मतलब ये सारा यूज हो जाएगा। इसका मतलब B2 के 200 मॉलिक्यूल्स यूज हो जाएंगे। अगर जो कंप्लीटली यूज हो जाता है उसको हम कौन सा रिएजेंट बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। उसे हम क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो बेटा, समझ आया ही नहीं आया? अरे एक बार फिर से सुनिएगा। बैलेंस इक्वेशन से आपको क्या क्या बताती है वो निकालना आता है। अब यहां पे मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में बैलेंस इक्वेशन से कुछ निकाला है। क्यों? जो गिवन कंडीशन है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में गिवन है, मोल की टर्म में नहीं गिवन है। इसलिए मैं ये लिख सकता हूं, जब इसका 1 एटम यूज हो रहा है तो B2 का भी कितना एटम यूज हो रहा है? 1। इसका 1 एटम यूज हो रहा है तो B2 का ये नीचे चला जाएगा 1/1। जब A के 300 एटम यूज हो रहे हैं, A के 300 एटम यूज हो रहे हैं तो B2 के भी कितने चाहिए? हमें 300 चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितने? 200। इसका मतलब B सारा खत्म हो जाएगा और ये किसका काम करेगा बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट का। किसका काम करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट का। बोलो बेटा, समझ आया या नहीं आया? अरे पता चल गया है? नहीं पता चल गया? हो जाएगा। अरे और देखते, एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा बेटा। अब आप क्या करोगे? अभी तक आपने B2 को चेक किया, A को चेक करते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं इसी का, A को और चेक करते हैं। देखिएगा A को आप कैसे चेक करोगे। इसको हटा दो बेटा। अब आपके पास गिवन तो अब भी वही है, ये दिया हुआ। अब की बार आप किसको चेक कर रहे हो? लिमिटिंग रिएजेंट का काम करता है या नहीं करता? मैं A को चेक करना चाहता हूं, ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए मैंने इसको राइट में लिख दिया। किसका यूज करके?
B2। तो B2 मॉलिक्यूल है और A एटम है, यही है ना बेटा। इसका जब एक मॉलिक्यूल लेता हूं, कहां से पता चल रहा है, देखो इसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसका भी कितना यूज होता है। जब इसका एक मॉलिक्यूल लोगे B2 का, तो आपके पास A का भी कितने एटम चाहिए बेटा, एक एटम। इसका एक मॉलिक्यूल लोगे तो A का 1 बाई, ये आगे वाली क्वांटिटी कहां पे आ जाती है, डिवाइड में आती है ना बेटा, ये 6/7 के न्यूमेरिकल है। और B2 के मॉलिक्यूल्स दिए हुए कितने हैं, 200, कितने दिए हुए। अब आप कहोगे सर पिछली बार तो ये 200 यूज नहीं किया था, बेटा आप ध्यान से देखो, अब आप किसका यूज कर रहे हो, B2 का यूज करके ए को चेक कर रहे हो, ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा या नहीं करेगा। इसलिए जिसका यूज करके चेक करोगे वो थर्ड स्टेप में यूज होगा, यहां पे तीसरी में। तो इसके 200 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ए के कितने आएंगे, मल्टीप्लाई 200, कितने एटम्स चाहिए हमें, ए के 200 एटम्स चाहिए। कितने चाहिए बेटा, 200 हमें चाहिए हैं। और दिए हुए, अब इन दिए हुए के साथ कंपेयर करो, देखो इसकी कंपैरिजन, 200 चाहिए 300 है। अरे आपको रोटी 200 खानी है, दी हुई 300 है, तो आप खा लोगे, नहीं खाई जाएंगे। इसलिए ये कौन सा है, लिमिटिंग नहीं। कौन सा रिएजेंट है बेटा, एक्सेस रिएजेंट है। मैंने 2 रिएजेंट तुम्हें बताए थे ना, एक लिमिटिंग और दूसरा कौन सा बताया था, एक्सेस। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, फिर भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में रखिएगा, हो जाएगा। एक और इसी इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल और देखता हूं, हटा दूं फिर इसको, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मोल की टर्म में लेते हैं इस बार, देखिएगा फिर से इसने क्या दिया हुआ है, यही इक्वेशन दी हुई है। और इसने इस बार क्या कहा है, इसने कहा है 2 मोल ए के 2 मोल प्लस में 3 मोल ऑफ बी, 3 मोल ऑफ बी, बी के 3 मोल यूज करने हैं और फिर ये रिएक्शन होनी है। तो कैलकुलेट विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले A प्लस B2, इस ये बैलेंस इक्वेशन है। ये मुझे क्या कह रही है बेटा, जब इसका 1 मोल यूज होगा तो इसका कितना, 1 ही मोल यूज होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये एक है ये एक है। क्योंकि अगर मैं इसका एक एटम लूं, क्योंकि ये खुद एटम है, तो इसका क्या यूज होगा, एक मॉलिक्यूल यूज होगा। क्यों, B2 एक मॉलिक्यूल है। लेकिन मुझे एटम और मॉलिक्यूल के टर्म में नहीं लेना, मुझे किसकी टर्म में लेना बेटा, मोल के टर्म में। किसकी टर्म में लेना, मोल, क्योंकि A का जब 1 मोल यूज होगा तो B2 का भी 1 मोल यूज होगा। मैंने तुम्हें सब कुछ बता रखा। मोल की टर्म में भी आप बैलेंस इक्वेशन से पता कर सकते हो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में। अरे जो आगे होता वही तो देखना बेटा। इसका एक एटम है, क्यों, क्योंकि A अकेला है, एक एटम है। इसका एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि B2 एक मॉलिक्यूल है। इसका एक एटम यूज होगा तब इसका एक मॉलिक्यूल यूज होगा। लेकिन अगर मोल में देखो तो इसके आगे देखो एक मोल यूज होगा, इसके आगे कितना, एक, तो इसका एक मोल यूज होगा। तो आप मोल के टर्म में देखना चाहो, मोल के टर्म में देख लो एटम्स। लेकिन यहां पे मोल के टर्म में देखा जाएगा, क्यों, गिवन कंडीशन मोल है बेटा। अब देखिएगा इसके कितने दिए हुए हैं, 2 मोल, इसके कितने दिए हुए बेटा, 3 मोल। बोलो किसको चेक करें, पहले मैं B2 को चेक कर रहा हूं। फिर से ये मैंने B2 ले लिया, किसका यूज करके, A का यूज करके। पहले ये जो दिया हुआ है इनको तो सबसे लास्ट में देखा जाता है ना बेटा। पहले A का बैलेंस इक्वेशन क्या करिए, जब A का 1 मोल लोगे तो B2 का कितना मोल यूज होगा बेटा, यही होगा नहीं होगा। इसका 1 मोल लोगे तो B2 का 1/1, यही है। अब A का दिया हुआ कितना है, A का दिया हुआ थर्ड स्टेप, A का दिया हुआ 2 मोल। अगर इसके 2 मोल लूंगा तो B2 के कितने चाहिए, मल्टीप्लाई 2, मुझे चाहिए 2 मोल। कितने चाहिए बेटा, 2। B2 के मुझे 2 मोल चाहिए, दिए हुए कितने हैं, 3। कितने दिए हुए बेटा, 3 मोल दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 3 मोल दिए हुए हैं। अगर 3 मोल दिए हुए हैं, इसका मतलब हमें चाहिए 2, दिए हुए 3, ज्यादा दिया हुआ, इट इज द एक्सेस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है बेटा, ये एक्सेस रिएजेंट। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये एक्सेस, तो ये सीधी सी बात है। ये कौन सा एजेंट बचेगा, लिमिटिंग। आप चेक कर लेना, नहीं समझ में आए तो फिर से डाउट रख सकते हो जाएगा। ये था बेटा लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर एक और क्वेश्चन। अरे आप इजिली कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो जाएगा। ये थे डिफरेंट इस इक्वेशन का यूज करके 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स। हो गया, आगे हम देखते हैं फिर से न्यूमेरिकल। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास ये रहा। इस न्यूमेरिकल में फिर से इसको सोल्व करेंगे, देखते जाइएगा क्या है। सबसे पहले अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2 गैस। क्या दिया हुआ है, 10 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। मैंने ये H2 गैस लिया, इसके 10 वॉल्यूम लिए हैं, 10 वॉल्यूम। क्या मतलब है, ये सब कुछ मैं धीरे धीरे बताऊंगा, एक बार लिखते जाइएगा। इट रिएक्ट विद, क्या दिया हुआ है, 5 वॉल्यूम्स ऑफ O2। O2 के कितने वॉल्यूम लिए हुए बेटा, 5 वॉल्यूम, यही है।
रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, रिएक्ट फॉर्म वाटर, क्या बनाएगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सीधी सी बात, इसने कह तो दिया वाटर बना रहा है, तो ये जो H2O है इसके कितने वॉल्यूम्स बनेंगे ये बताओ, कितने वॉल्यूम्स बनेंगे ये बताओ, ये कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके 10 वॉल्यूम लिए हैं, इसके 5 वॉल्यूम लिए हैं, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जो आपका वाटर बनेगा उसके कितने वॉल्यूम बनेंगे ये पूछ रहा है। सबसे पहले आप क्या करो, इस इक्वेशन को बैलेंस करो। अगर मैं बैलेंस करूंगा तो ये अब आपकी बैलेंस है, यस और नो बेटा, बैलेंस है, हो गया। सबसे पहले तो आपको बैलेंस करना है। अब जो ये दिया हुआ ना, इसको एक बार एक साइड में रख लो फिर से, क्योंकि आपसे ये पूछ रहा है ये कितने वॉल्यूम बनेगा। अरे बेटा मैं बार बार बता चुका हूं, जब दो रिएक्टेंट दिए हुए हो और दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू दी हुई हो तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है बेटा। कौन करता है, तो दोनों में से आप पहले लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करोगे, वो लिमिटिंग रिएजेंट हमें बताएगा ये प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसकी तो बाद की कहानी है, पहले दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो। अब आप एक और सुनिएगा, अब तक आपने नहीं सुना है। एक बैलेंस इक्वेशन आपने क्या सुना है, मोल की टर्म में बताती है, एटम्स की टर्म में बताती है, मॉलिक्यूल्स की टर्म में बताती है, लेकिन एक बैलेंस इक्वेशन एक चीज और भी बताती है बेटा, वॉल्यूम की टर्म में भी बताती है। क्या बताती है, वॉल्यूम भी बताती है। और ये बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है, मुझे पुकार के कह रही है, इसका जब आप 2 वॉल्यूम लोगे, इसका क्या लोगे, जब H2 का आप 2 वॉल्यूम लोगे तो O2 का कितना वॉल्यूम यूज होगा बेटा, 1 वॉल्यूम। कितना यूज होगा बेटा, O2 का 1 वॉल्यूम यूज होगा। बोलो बेटा ये समझ में आया नहीं आया। अरे मैंने इस बार ये जो आगे के वर्ड है ना वॉल्यूम में ले लिए, मोल्स की टर्म में लेता तो ये मोल्स बन जाते, या आगे के मॉलिक्यूल्स की टर्म में लेता तो मॉलिक्यूल्स बन जाते। वो कैसे, एटम्स की टर्म में कैसे ले सकते हो, जब ये वाले एटम होने चाहिए, लेकिन ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो आगे के जो डिजिट है उनको मैंने वॉल्यूम की टर्म में ले लिया। गिवन वालों को मत छोड़ो अभी, तो मैंने ये आया या नहीं आया समझ में बेटा। जब इसके 2 वॉल्यूम लोगे तो इसका कितना यूज होगा बेटा, 1 वॉल्यूम, यस और नो। अब चलिएगा तो चेक करेंगे, अगर आपको इतना पता चल गया है तो धीरे धीरे चेक करते हैं बेटा, एक एक करके। क्या चेक करोगे देखते जाइएगा। आप किसको चेक कर रहे हो, O2 को चेक कर रहे हो, किसका यूज करके, H2 का यूज करके मैं O2 को चेक कर रहा हूं ये लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। पहले बैलेंस इक्वेशन क्या करिए वो देखो, जब H2 का 2 वॉल्यूम लोगे, जब H2 का 2 वॉल्यूम लोगे तो O2 का कितना वॉल्यूम बनेगा बेटा, 1 वॉल्यूम। कितना बनेगा बेटा, 1 वॉल्यूम, सॉरी 1 वॉल्यूम यूज होगा, यस और नो बेटा। इतना आ गया, बैलेंस इक्वेशन से उठाया है। इसका जब 1 वॉल्यूम लोगे तो O2 का कितना यूज होगा बेटा, 1 बटे ये 2 कहां पे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इस H2 का दिया हुआ कितना है, तीसरे स्टेप में H2 का दिया हुआ 10 वॉल्यूम, जब इसका 10 वॉल्यूम दिया हुआ है तो O2 का कितना यूज होगा, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 10, कितना यूज होगा बेटा, 5 वॉल्यूम। कितना यूज होगा, 5 वॉल्यूम, दिया हुआ भी 5 है और चाहिए भी 5। इसका मतलब एक नई चीज बन गई, ना ही तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना ही एक्सेस रिएजेंट है, ना ही ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना ही एक्सेस रिएजेंट है। जब एक स्पीसीज बेटा, जब एक स्पीसीज लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट कुछ भी नहीं आती है तो दूसरी भी नहीं आएगी बेटा। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट भी नहीं है, एक्सेस रिएजेंट भी नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी लिमिटिंग रिएजेंट भी नहीं है, एक्सेस रिएजेंट भी नहीं है। ये दोनों क्या है, ना ही कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ना ही कोई एक्सेस रिएजेंट है। नो लिमिटिंग रिएजेंट, नो एक्सेस रिएजेंट, नो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, ऐसे केसेस में आप कोई भी रिएक्टेंट का यूज करके जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा आप निकाल सकते हो। आप इस रिएक्टेंट का यूज करके निकालना चाहो, इसका यूज करके निकल जाएगा, इसका यूज करके निकालना चाहो, इसका यूज करके, दोनों में आंसर बेटा सेम आएगा। दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। वो आपकी इच्छा जैसे आप निकालना चाहो। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया। अब आप लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट कोई नहीं है तो वाटर कितना बनेगा, बोलो किसका यूज करूं, इसका यूज करके वाटर के अमाउंट निकालूं या इसका यूज करके। आप देखिएगा मैं दोनों का यूज करके निकाल देता हूं, आपके पास आंसर क्या आता है एक बार ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा। आपको क्या थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है बेटा। ये गिवन वाली कंडीशन थी, इनको भूल जाओ एक बार। इसका O2 का यूज करके मैं H2O देख रहा हूं कितना बनेगा। पहले बैलेंस इक्वेशन क्या करिए, जब इसका 1 वॉल्यूम यूज होगा तो वाटर के कितने वॉल्यूम बनेंगे बेटा, 2 वॉल्यूम। कितने बनेंगे, 2 वॉल्यूम। तो वाटर के बन रहे हैं 2 वॉल्यूम। बोलो बेटा इतना समझ में आया नहीं आया। अरे इसका जब 1 वॉल्यूम यूज होता है तो वाटर के 2/1 तो सेम है।
तीसरी में O2 का दिया हुआ कितना है, O2 का दिया हुआ बेटा 5 वॉल्यूम। जब इसका 5 वॉल्यूम लेंगे तो H2O कितना बनेगा, 5 कहां पे चला जाएगा ऊपर, कितने वॉल्यूम बनेगा बेटा 10 वॉल्यूम। तो आपका वाटर कितना बनेगा 10 वॉल्यूम। देखो मैंने O2 का यूज करके निकाला है। अब किसी को डाउट होगा तो H2 का यूज करके भी निकाल देता हूं। मुझे H2 का यूज करके क्या निकालना है, H2। यही थी बैलेंस इक्वेशन। क्या कर रही है, इसको भूल जाओ अब 1 मिनट के लिए। इसके जब 2 वॉल्यूम यूज करेंगे तो इसके भी कितने बनेंगे, 2 वॉल्यूम। तो जब H2 का 2 वॉल्यूम यूज करेंगे बेटा तो वाटर के कितने वॉल्यूम बनेंगे, 2। इसका 1 वॉल्यूम यूज करेंगे तो वाटर के 2/2। आ गया या नहीं आ गया। और अब H2 का दिया हुआ कितना, दिया हुआ 10। इसका जब 10 वॉल्यूम यूज करेंगे तो कितना बनेगा, मल्टीप्लाई 10। 2 से 2 कैंसिल, कितना वॉल्यूम बना बेटा 10। देखो इससे भी आंसर 10 आया और इससे भी आंसर कितना आया बेटा 10। तो आपने 2 तरीकों से किया है, दोनों में आंसर सेम आया है नहीं आया बेटा। जब 2 रिएक्टेंट दिए हुए हो, दोनों की अमाउंट दी हुई हो तो बेटा पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करोगे, उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा वो चेक करोगे। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कोई भी नहीं आता है तो तब आप क्या करोगे, किसी भी रिएक्टेंट का यूज करके आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो ये बेटा आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल के अंदर देखिए क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनने का, पहले न्यूमेरिकल को अच्छे से देखा करो बेटा। ये कह रहा है Cl2 प्रिपेयर्ड इन लैब। हमने Cl2 बनाया है क्लोरीन गैस। कैसे, MnO2 की रिएक्शन करवा के HCl से, ये रिएक्शन विधि हुई है। HCl की रिएक्शन MnO2 से करवाई और आपका क्या बना बेटा Cl2। इसने सही कहा बिल्कुल। ऊपर वाली स्टेटमेंट ये कह रही है मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl से रिएक्ट करके Cl2 गैस बना रहा है और कुछ अदर प्रोडक्ट भी बना रहा है, वो इन्होंने दिए हुए। आगे इसने कहा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl के कितने ग्राम रिएक्ट विद 5 ग्राम MnO2। अगर मैं इस MnO2 का 5 ग्राम लूंगा, अगर मैं इस MnO2 का 5 ग्राम लूंगा तो मेरे पास HCl कितना चाहिए, कितना HCl रिएक्ट करेगा, ये पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन। अगर मैं इसका 5 ग्राम लूं तो इसका कितने ग्राम लूं ताकि रिएक्शन हो जाए। तो आप देखते जाइएगा। सबसे पहले ये इक्वेशन मैंने लिख लिया फिर से, 4HCl प्लस MnO2, ये आपने किया 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2, लिख लिया बेटा मैंने। ये बैलेंस इक्वेशन है। ये बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है, ये बैलेंस इक्वेशन ध्यान से बताइएगा क्या कह रही है। ये बैलेंस इक्वेशन देखो बेटा क्या कह रही है। मैं मोल की टर्म में लेता हूं यहां पे, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कहीं पे कोई वो नहीं है, यहां पे कहीं पे भी कोई भी यूज नहीं है, जिक्र नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, मोल्स का। मोल्स को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, ये बैलेंस इक्वेशन है। इसके कितने मोल्स है बेटा HCl के। HCl के जब 4 मोल यूज होते हैं तो MnO2 को कितना मोल यूज हो रहा है बेटा, 1 मोल। कितना यूज हो रहा है बेटा, 1 मोल यूज हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, बैलेंस होगी ना बेटा, बैलेंस है, एकदम एक्यूरेट है। जब इसके 4 मोल यूज हो रहे हैं तो इसका 1 मोल, बोलो बेटा इतना कह सकता हूं। और मुझे इन 2 की जरूरत है, क्यों है, क्योंकि ऊपर देखिएगा इसने HCl की तो अमाउंट पूछी है और किसका यूज करके पूछी है, MnO2 का। तो आपको ना ही कोई प्रोडक्ट से मतलब है, ना ही और कुछ, आपको यह बताना है इस MnO2 का अगर मैं 5 ग्राम लूं तो HCl का कितना ग्राम लेना पड़ेगा, ये पूछा हुआ है। लेकिन मैंने मोल की टर्म में तो लिख लिया, इसका 1 मोल लोगे तो इसका कितना मोल लेना पड़ेगा, 4 मोल। इसका 4 मोल लोगे तो इसका कितना लेना पड़ेगा, 1 मोल। बोलो बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया। अरे हो गया या नहीं हो गया इतना, ये कहां से पता किया, अरे जब मैंने स्टोसियोमेट्री की वीडियो करवाई थी ना, उसको अच्छे से देखो। स्टोसियोमेट्री में मैंने बताया था एक बैलेंस इक्वेशन क्या बताती है, जो आगे के वर्ड होते हुए बेटा मोल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लेकिन आप मोल की फॉर्म में लोगे तो मोल ले लिया, मॉलिक्यूल्स की टर्म में लोगे तो ये देखना पड़ेगा ये मॉलिक्यूल्स है या एटम है। एक से ज्यादा एटम है, जैसे इसमें 2 एटम है, एक H और एक Cl का, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स है। तो यहां पे आप एटम की टर्म में नहीं ले सकते, तो वो देखना पड़ेगा ये क्या है। अगर मॉलिक्यूल है तो आप मॉलिक्यूल की टर्म में लोगे, एटम्स है तो एटम्स की टर्म में। लेकिन मैं यहां पे मोल की टर्म में ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझसे ग्राम की टर्म में दिया हुआ, तो मोल से मैं ग्राम बना लूंगा। अब ये मोल का तो मुझे पता चल गया, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं मुझे HCl निकालना है, किसका यूज करके, MnO2 का यूज करके, यही निकालना है ना। तो MnO2 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, HCl को मैंने राइट हैंड साइड में लिख लिया। जब इसका 1 मोल लेते हैं तो HCl का कितना मोल चाहिए बेटा मेरे को, 4 मोल, यही है।
लिख सकते हैं। इस एक मोल को बेटा ग्राम में चेंज करो, और एक मोल किसी का भी ग्राम में चेंज करना हो तो उसका मोलर मास, इसका मोलर मास देखो, मैग्नीज का होता है बेटा 55, क्लोरीन सॉरी ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 का 32, दोनों को जोड़ दो तो इसका एक मोल कितने के इक्वल हो गया बेटा 87 ग्राम। कितने के इक्वल हो गया बेटा, तो मैं लिख सकता हूं इसकी जगह 87 ग्राम। इसको और ग्राम में चेंज करो, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का 35.5, टोटल कितना हो गया 36.5। ये तो एक मोल का हुआ, कितने मोल है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई और कर दो। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। देखिएगा बेटा मेरे हिसाब से 146 बनेगा। कितना बनेगा 146। फिर भी अगर मल्टीप्लाई में कहीं कोई गड़बड़ रह जाए तो आप देख लिया करो बेटा। तो 146 ग्राम लिख सकता हूं 4 मोल की जगह। तो ये लिख दो। अब जब इसका 87 ग्राम 87 ग्राम यूज होगा तो HCl का कितना यूज होगा बेटा 146 ग्राम। कितना यूज होगा 146 ग्राम। जब इसका 1 ग्राम लोगे MnO2 का तो HCl का कितना चाहिए, ये 87 कहां पे आ जाएगा 146 के डिवाइड में आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा बेटा। अब MnO2 का दिया हुआ कितना है, कहां पे है, ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ है। जब इसका 5 ग्राम यूज करेंगे तो HCl कितना चाहिए, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर देना बेटा, सोल्व कर लेना, आंसर किस में आएगा बेटा ग्राम में। किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ये था बेटा MnO2 5 ग्राम लोगे तो HCl कितना चाहिए। अरे समझ आया ही नहीं आया, एक बार फिर से फास्टली रिपीट करता हूं, सुनते जाइएगा। मैंने क्या किया है, मैंने ये बैलेंस इक्वेशन से पता कर लिया। इसके 4 मोल लोगे, इसका 1 मोल लेना पड़ेगा, या मैं ये कह सकता हूं इसका 1 मोल लेंगे तो इसके कितने लेने पड़ेंगे 4 मोल। मैंने इसके 1 मोल को ग्राम में चेंज कर लिया 87, इसके 4 मोल को ग्राम में चेंज कर लिया, कितना हो गया बेटा 146 ग्राम। तो इसका 87 ग्राम लोगे तो इसका 146 ग्राम, इसका 1 ग्राम लोगे तो 146 डिवाइड में 87, और इसका दिया हुआ कितना है 5 ग्राम अगर लोगे तो मल्टीप्लाई में 5, सोल्व कर लेना बेटा HCl की अमाउंट आ जाएगी, वो HCl की अमाउंट जो MnO2 के 5 ग्राम से रिएक्ट करेगी। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया, आपके पास ये क्वेश्चन था, हो जाएगा। आगे देखिए फिर और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास ये क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। ये कह रहा है CaCO3 रिएक्ट विद द HCl। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ। इसने रिएक्शन भी दी हुई है बेटा, CaCO3 प्लस HCl, और बैलेंस इक्वेशन क्या दी हुई है, इन्होंने बैलेंस इक्वेशन ये दी हुई है बेटा, CaCl2 प्लस में H2O प्लस में CO2। ये इक्वेशन दी हुई है इन्होंने, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। हो गया। ये क्या कर रहा है, HCl और CaCl2 ये रिएक्शन कर रहे हैं। हो गई, इतना बैलेंस होगी, अच्छे से देख लो। कैल्शियम 1, क्लोरीन 2, 2, हाइड्रोजन 2, 2, ऑक्सीजन 3, 1 और 2 3, सही है बेटा। कार्बन 1, कार्बन 1, हो गया। ये सब कुछ बैलेंस है। उसके बाद इसने क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। व्हाट मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड, इसका मास आपको कैलकुलेट करना, कितना मास चाहिए ये आपको कैलकुलेट करना है। इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलरिटी HCl। इस HCl का वॉल्यूम दिया हुआ है 25 ml, और इसकी मोलरिटी दी हुई है बेटा 0.75। जब इतने मोलरिटी का इतना वॉल्यूम अगर HCl का लें तो इसके साथ CaCO3 कितना रिएक्ट करेगा ये पूछ रहा है। अब एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले बाकी सब छोड़ो, क्या मुझे प्रोडक्ट की कोई जरूरत है इसमें। बैलेंस इक्वेशन हो गई, मुझे HCl का यूज करके किसकी अमाउंट निकालनी है, CaCO3 कितना चाहिए। तो मुझे इस HCl का पता करके मुझे ये बताना है CaCO3 कितना यूज होगा, यही बताना है बेटा। इसका मास बनाना है, तो इसको भी मास में चेंज कर लो। पहले किस में चेंज कर ले, इसको मास में। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, पहले इसको मास में। इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप मोलरिटी की इक्वेशन बताओ क्या थी। मोलरिटी की इक्वेशन थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर। यही था या नहीं था बेटा, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर, यही था। NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस NB को भी चेंज कर दिया था मैंने, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो बेटा इतना समझ में आया ही नहीं आया। अरे ये इक्वेशन मैंने लिखवा रखी है, नहीं लिखवा रखी है। मोलरिटी क्या कहती है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर। इतना आ गया। अब आप मोलरिटी रख दीजिएगा, कितनी मोलरिटी दी हुई है बेटा 0.75। कितनी दी हुई है
0.75। आपको वेट निकालना है। क्यों? सोल्यूट कौन है? जब ये सॉल्यूशन अलग से HCl का सॉल्यूशन इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, इसका मतलब इस HCl का जो ये अलग से सॉल्यूशन है ना बेटा, आप कहोगे सर ये तो रिएक्ट कर रहा है। अरे ये एक HCl का सॉल्यूशन है, उसकी रिएक्शन फिर CaCO3 से करवाइए। तो जो ये HCl का सॉल्यूशन है इसके अंदर सोल्यूट कौन है? HCl। इसका वेट आपको बनाना है तो वेट WB डिवाइड में वॉल्यूम। वॉल्यूम तो 25 ml दिया हुआ, इसको लीटर में कैसे चेंज करोगे? 25 डिवाइड में 1000। 1000 कहां पे चला जाएगा बेटा? ऊपर। डिवाइड में क्या है? मोलर मास। HCl का मोलर मास कितना होता है बेटा? आप अच्छे से जानते हो, 36.5। कैसे आया? हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ दिया 36.5। मुझे निकालना क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट WB। कैलकुलेट करो WB, ये सारी टर्म उधर आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? 0.75। ऊपर कौन चला जाएगा? मल्टीप्लाई में 25, मल्टीप्लाई में कौन चला जाएगा बेटा? 36.5, और डिवाइड में कौन आ जाएगा बेटा? 1000। डिवाइड में कौन आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया या नहीं आया? अरे इतना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? HCl का वेट आपके पास आ चुका है, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, सोल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे? HCl का यहां से जो वेट आएगा वो आएगा 0.6844 ग्राम। 0.6844 ग्राम कितना आएगा बेटा? 0.6844 ग्राम। ये मैंने सोल्व कर लिया, सिर्फ मोलरिटी से वेट बनाया बेटा। किसकी बन गया? HCl का वेट। अब इन सब को हटा दो, चाहे इन सब की जगह मैं क्या रख देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, इन सब की जगह मैं रख देता हूं जो मैंने HCl का वेट बनाया है। और HCl का वेट मैंने कितना बनाया है? 0.6844 ग्राम। बोलो बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया? अरे मैंने मोलरिटी दी हुई थी, फॉर्मूला लगा के वेट बना लिया। आ गया समझ में? लेकिन उसके लिए आपको मोलरिटी आनी चाहिए बेटा। अगर आपको नहीं आती है तो जो लास्ट वीडियो है मोलरिटी की वो आप देख लीजिएगा, जो हमने कहां पे की थी? सॉल्यूशन में की थी। उसके बाद ही तो ये न्यूमेरिकल स्टार्ट किए। अब देखिएगा, अब आपके पास इसको मैंने हटा दिया है, ये आ गया बेटा आपके पास अब इतना वेट। अरे अब आपके पास वेट ही बन गया तो इतने HCl के साथ कितना CaCO3 रिएक्ट करेगा ये निकालना है। तो निकाल लो। HCl का यूज करके आपको क्या निकालना है? CaCO3 निकालना है। पहले बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है ये बताओ, इनको भूल जाओ। बैलेंस इक्वेशन कहती है HCl के 2 मोल लोगे तो CaCO3 का कितना मोल यूज होगा बेटा? 1 मोल। होगा या नहीं होगा? इस 2 मोल को वेट में चेंज कर लो। 2 मोल को वेट में कैसे चेंज करोगे? HCl के 1 मोल का वेट होता है 36.5। 2 मोल का कितना हो जाएगा? लिख सकता हूं। इसके 1 मोल का वेट निकालो। कैल्शियम का होता है बेटा 40, कार्बन का होता 12 और ऑक्सीजन का 1 का 16, 3 का 48। 100 ग्राम आ गया बेटा। पूरा कितना आ गया? तो जब इसका 73 ग्राम लेंगे तो CaCO3 का कितना चाहिए? 100 ग्राम। इसका 1 ग्राम लूंगा तो CaCO3 का 100 डिवाइड में कौन आ जाएगा? 73। और अब HCl का दिया हुआ कितना है? अरे ये निकाला तो था 0.6844 ग्राम। अगर लेंगे तो हमें CaCO3 का कितना चाहिए? मल्टीप्लाई में कर दो 0.6844, सोल्व कर लेना बेटा, आपके पास CaCO3 का वेट आ जाएगा। अरे समझ आया या नहीं आया? अरे बहुत ही सिंपल है बेटा। एक बार स्टोचियोमेट्री को के बाद की जो वीडियो है ना और स्टोचियोमेट्री वाली है उनको अच्छे से देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, इसलिए तो कह रहा हूं आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करो ना भी MS पथेरिया की वीडियो देखो, आपको उसमें सब कुछ मिलेगा। मैं धीरे धीरे आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं रफ्तार इसलिए नहीं पकड़ रहा हूं बेटा क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या है +1 का पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया। 2 यूनिट तक स्लो चलाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं रफ्तार भी बढ़ाऊंगा। ओके बेटा, ये था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देखिए बेटा, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है। क्या कह रहे हैं ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल? ध्यान से सुनिएगा। सॉल्यूशन वाले टॉपिक पे पहुंच चुके हैं अब। उसी में वैसे मैं सिंपल न्यूमेरिकल करवा चुका हूं, एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल था। ये कह रहा है डेंसिटी ऑफ 3 मोलरिटी सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ 3 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 3 दी हुई है, उसकी डेंसिटी दी हुई है बेटा। कितनी दी हुई है? डेंसिटी इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml। एक बात बताओ बेटा मुझे सबसे पहले, आप ये जो डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml, ये किसकी दी हुई है? जो NaCl का सॉल्यूशन है। NaCl का सॉल्यूशन मतलब NaCl यहाँ पे सोल्यूट है, मतलब ये है। अभी सीधी सी बात है, NaCl यहाँ पे क्या है? सोल्यूट है, उसकी डेंसिटी दी हुई है।
सॉल्यूशन की डेंसिटी है बेटा ये। अब आपके पास NaCl सॉल्यूट है, इतना पता चल गया। उसकी आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला ही बता दो बेटा, तब आगे बढ़ूंगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम NB से लिखते हैं, बताया था। डिवाइड में था मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और सॉल्वेंट के मास को मैं WA से लिखता हूं। A मतलब सॉल्वेंट, W मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये आपको चाहिए बेटा, यही सभी को चाहिए ना। अब सबसे पहले देखो 3 मोलरिटी। 3 मोलरिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 मोलरिटी को लिख सकता हूं 3 मोल पर लीटर। बता था क्यों? क्योंकि मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। मोलरिटी की क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर। तो आपके पास क्या आ गया? 3 मोल पर लीटर है। बोलो बेटा, इतना समझ में आया नहीं आया? अरे जब मोलरिटी दी हुई हो तो मोलरिटी का टॉपिक याद करो। मैंने वहां पे बताया था अगर मोलरिटी दी हुई है 3 मोल पर लीटर। पर लीटर क्या है? पर लीटर मैंने बता रखा तुम्हें। जब मोलरिटी की बात आती हो तो मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता था? मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम, यही होता था ना। इसका मतलब पर लीटर का मतलब है ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम भी किसका है बेटा? सॉल्यूशन का है। और कितना है? 1 लीटर है। कितना है बेटा? 1 लीटर। बोलो बेटा, समझ आया या नहीं आया? अरे हमने क्या बताया था? मोल पर लीटर, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर है। इस 1 लीटर को मैं कितना लिख सकता हूं बेटा? 1000 ml। और ये 3 मोल क्या है? ये है सोल्यूट के मोल्स, और सोल्यूट यहां पे कौन है? NaCl है, और उसके कितने मोल्स हैं बेटा? 3 मोल है। बोलो बेटा, इतना समझ में आया या नहीं आया? यही था ना, मतलब बताया था ना, जब भी किसी की मोलरिटी दी हुई हो इसका मतलब वॉल्यूम तो 1 लीटर होता है, और जो आगे दिया होता है वो होते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या मानते हैं? NB। आपको मोलरिटी के लिए NB चाहिए था बेटा, NB की तो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 3। अब आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। उसको और देखते हैं कोई तरीका। सबसे पहले ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम का क्या बना लो आप? मास बना लो। किसका यूज करके? डेंसिटी। अरे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड में डेंसिटी। इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम को ऊपर ले आया, डेंसिटी को नीचे। अब वॉल्यूम निकालो। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? सॉरी, मास तो मुझे बनाना था बेटा। अरे दोबारा से देखो, यहां पे हम क्या करेंगे? मास तो हमें बनाना है, तो क्या करेंगे? मास तो हमें ये तो चाहिए है, इस वॉल्यूम को इधर ले आओ। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, यही होगा ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए, डेंसिटी कितनी है? 1.25 मल्टीप्लाई वॉल्यूम 1000 ml। ml में क्यों लिया बेटा? इस डेंसिटी के पीछे देखो क्या लिखा हुआ? ग्राम पर ml। अब ये जो मास आएगा आपका, मल्टीप्लाई करो 1250, ये किस में आएगा बेटा? ग्राम में। क्यों? क्योंकि डेंसिटी के आगे देखो क्या लिखा हुआ? ग्राम पर ml। इसलिए 1250 ग्राम आपका ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ गया बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। बोलो बेटा, इतना समझ में आया नहीं आया? अरे अब इस सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का माइनस कर देते हैं। पहले आप मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लो। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बेटा? 1250 ग्राम हो गया। अब आपको क्या चाहिए? इस सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का माइनस करो। कहां पे है सॉल्यूट? सॉल्यूट का मास तो नहीं है, लेकिन सॉल्यूट के मोल्स हैं। सॉल्यूट के मोल का क्या फॉर्मूला होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हो गया। अब वेट ऑफ सॉल्यूट आपको बनाना, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट देखिए क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे? 3 मोल, मल्टीप्लाई मोलर मास कौन सा बेटा? आपका NaCl है सॉल्यूट। इसका मोलर मास होता है बेटा 58.5। कैसे पता चला? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 58.5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 58.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे हिसाब से वेट ऑफ सॉल्यूट 175.5 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 175.5 ग्राम हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस कर दो, तो यहां पे बना देता हूं सॉल्वेंट वेट। सॉल्वेंट वेट कितना आ जाएगा बेटा? सॉल्यूशन का वेट ये रहा, माइनस किसको कर दूं? सॉल्यूट का वेट कितना है? 175.5 माइनस कर लेना बेटा। माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा सॉल्वेंट वेट। सॉल्वेंट वेट माइनस कर दो, इसमें से क्या आ जाएगा? 0.5 एज इट इज। फिर आपके पास क्या होगा बेटा? यहां पे 9 में से 5 गए 4, यही हो जाएगा। फिर यहां पे होंगे आपके पास 5, 15 में से 7 गए 8, यहां पे होंगे 1 में से गया 0 और 1084.2
5 ग्राम हो गया। ये आपके पास ग्राम में आएगा बेटा, किसको किस में चेंज करोगे, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में चाहिए, तो आप क्या है किलोग्राम में चेंज कर लो, WA मास ऑफ सॉल्वेंट 1084.5 डिवाइड में कितना कर दो 1000, किस में चेंज हो गया बेटा ये किलोग्राम में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया बेटा ये किलोग्राम में चेंज हो चुका है। ये वेट कहां पे रखना है, ये वेट यहां पे रखना है, और आपकी क्या आ जाएगी बेटा मोलैलिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी मोलैलिटी। एक बार ध्यान से थोड़ा सा मन लगा के सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसने क्या कहा है, डेंसिटी दी हुई थी सॉल्यूशन की और मोलैलिटी दी हुई थी। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है मोल पर लीटर, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर या 1000 ml, उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3। उसके बाद क्या किया मैंने डेंसिटी का यूज किया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वो मुझे मास बनाना था तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डेंसिटी ये रही वॉल्यूम 1000, ये 1250 ग्राम किसका वेट आ गया सॉल्यूशन का। अब मुझे क्या है इन मोल का यूज करके जो सोल्यूट के मोल्स थे तो सोल्यूट का मास बना लिया, तो NB इक्वल टू WB बाई MB, वेट ऑफ सोल्यूट मैंने बना लिया, ये आ गया। सॉल्यूशन के वेट में से मैंने सोल्यूट का वेट माइनस कर दिया, तो किसका वेट बन गया ये सोलवेंट का वेट। सोलवेंट के वेट को कितने से डिवाइड कर दिया 1000 से, किलोग्राम में चेंज हो गया, इसकी वैल्यू यहां पे रख देना। NB आपके पास है तो क्या बन जाएगी बेटा मोलैलिटी, बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। ये थे बेटा डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स ऑन द फर्स्ट यूनिट के। कौन कौन से टॉपिक के कवर हो गए बेटा, स्टोचियोमेट्री 1, दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट 2, तीसरा रिएक्शन इन सॉल्यूशन। उन सब के सभी टाइप के न्यूमेरिकल मैंने बता दिए। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हैं। अब एक वीडियो और आएगी बेटा मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स की, उसको और हम देखेंगे। ओके।